बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लर्नर्स अकेडमी। मेरा नाम हुमा ख़ान है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंज्यूमर साइकोलॉजी और लेसन नंबर है 11। आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मेजरमेंट, सैम्पलिंग, डाटा एनालिसिस, रिपोर्ट रिसर्च फाइंडिंग और एथिक्स इन रिसर्च। ठीक है, सबसे पहले है कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजर्स। ये जब कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के मेजर्स को मेजर किया जाता है तो इसके लिए सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल को यूज़ किया जाता है। इसमें 5 तरह की ऑप्शंस होती हैं जो वेरी सेटिस्फाइड से वेरी अनसेटिस्फाइड तक होती हैं। उनमें से जो भी कस्टमर को लगता है कि उसकी जो डिज़ायर उसकी ऑप्शन है वो से क्लिक कर देता है। इसमें 5 तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं। नंबर 1 है सर्विस एक्सपेक्टेड वर्सेस द सर्विस रिसीव्ड। मतलब एक सबसे पहले देखा जाता है कि जो कंज्यूमर है या कस्टमर है उसकी एक्सपेक्टेड जो सर्विस है वो क्या है और जो उसे सर्विस दी जा रही है उन दोनों में कितना डिफरेंस है, इस चीज़ को मेजर किया जाता है। और सर्विस जो एक्सपेक्टेड होता है वो कंज्यूमर से या कस्टमर से पूछी जाती हैं कि डिफरेंट वे से, स्केल से या क्वेश्चनर से या उनसे ऑरली पूछा जाता है कि आपकी क्या विश थी और आपको क्या रिसीव हुआ, इस तरह से। दूसरे नंबर पर जो स्टेप लिया जा सकता है वो है एजुकेट सर्विस वर्सेस डिज़ायर सर्विस। जो सर्विसेज वो मैक्सिमम जो वो बिज़नेसमैन है वो दे रहा होता है और जो डिज़ायर सर्विसेज होती हैं जो कस्टमर जो है जो चाह रहा होता है, तो उनके को भी आपस में कंपैरिजन करके फाइंड आउट किया जाता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन किस लेवल पर है। मिस्ट्री शॉपर्स होते हैं। इसमें ये क्या होता है कि जो बिज़नेसमैन होते हैं या उनके मुंतखब किए हुए नुमाइंदा होते हैं जो मैनेजर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कस्टमर बन के कस्टमर्स के साथ ही या तो शॉपिंग करते हैं या ट्रैवल करते हैं। अगर ट्रैवलिंग एजेंसी है, शॉपिंग मॉल्स हैं तो वो उसमें साथ शॉपिंग करते हैं। तो फिर साथ में वो फ्रैंकली एटीट्यूड के साथ कंज्यूमर से, कस्टमर से पूछते रहते हैं कि आपको क्या पसंद है यहाँ पे, मुझे तो ये पसंद है। इस तरह से ना वो लोग मिस्ट्री शॉपर्स होते हैं, वो अपने आप को डिस्पोज नहीं करते कि वो क्या है। तो इस तरह से जो कस्टमर होता है उनकी जो डिज़ायर या रिक्वायर्ड जो उनकी विशेस होती हैं उनका पता चल जाता है कि कहाँ गैप आ रहा है, किस जगह पे आ भी रहा है कि नहीं। 4th नंबर पे है कंप्लेन एनालिसिस सिस्टम होता है। इसमें अनसेटिस्फाइड प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जो कंज्यूमर होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनसे राय ली जाती है। तो उनकी कंप्लेंट्स को एनालिसिस किया जाता है, या तो वो क्वेश्चनर्स की शक्ल में हो सकता है या फिर वो ऑरली उनसे पूछा जा सकता है कि आपको कैसी लगी हमारी सर्विसेज। 5th नंबर पे है एनालिसिस कस्टमर डिफेक्शन। इसमें जो कस्टमर्स होते हैं वो कंपनी को छोड़ जाते हैं, जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं और फिर वो उसे लेना बंद कर देते हैं। तो उनसे बाद में कांटेक्ट किया जाता है टेलीफोनिक तरीके से या किसी भी जो भी मैनेजर्स को सूटेबल लग रहा होता है उस तरह से वो कांटेक्ट करते हैं उनसे और उनसे पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आपने हमारी सर्विसेज को छोड़ दिया। अब हम आते हैं पॉपुलेशन और सैम्पलिंग की तरफ। पॉपुलेशन होती है द ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर research question pertains to is typically called the population. Population एक बड़े सेगमेंट को कहते हैं, एक लार्ज लेवल पे जहाँ से हमने अपनी डिज़ायर सैम्पलिंग लेनी होती है। सैम्पल होता है, उसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें, द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन दैट इज़ स्टडीड इज़ टिपिकली कॉल्ड अ सैम्पल। मतलब आप ऐसे कर लें कि जैसे हम जब रिसर्च करने लगते हैं किसी भी टॉपिक पे तो हम ये फ़ैसला करते हैं कि हमने जो रिसर्च है वो पाकिस्तान के लोगों पर करनी है। तो ये हमारी पॉपुलेशन हो जाती है कि सबसे पहले हमने अपनी पॉपुलेशन को सिलेक्ट कर लिया होता है। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि ख़ास हमने जो मुल्तान के लोग हैं या ख़ास जो स्कूल
एज के ग्रुप के बच्चे हैं, या ख़ास किसी स्कूल को हम स्पेसिफ़ाई कर दें कि हमने सिर्फ इसी स्कूल के बच्चों से डाटा लेना है, तो वो हमारा सैंपल हो जाता है। मतलब जो हम काफ़ी स्पेसिफ़ाई कर देते हैं पॉपुलेशन को, तो वो हमारी सैम्पलिंग बन जाती है। सैम्पलिंग प्लान होती है, इनमें 3 तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। होम टू सर्वे कि किस तरह किन लोगों को सर्वे करना है, यानी उन्हें सैम्पलिंग यूनिट बनाना है। हाउ मैनी टू सर्वे, कितने सैम्पल साइज़ कितना रखना है, कितने लोगों को सर्वे में इंक्लूड करना है। हाउ टू सेलेक्ट दैम, और उनका जो सैम्पलिंग प्रोसीजर होगा वो क्या रखना है। इस तरह की बातें सैम्पलिंग के टाइम पे देखी जाती हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की 2 मेन टाइप्स होती हैं, प्रोबेबली सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबली सैम्पलिंग। प्रोबेबली सैम्पलिंग को अगर हम फर्दर देखें तो इसकी आगे 4 टाइप्स होती हैं। प्रोबेबली सैम्पलिंग की में रिस्पोंडेंट्स आर सिलेक्टेड in such a way that every member of population studied has non-zero chance of being selected। यानी इसमें हर जो सैंपल में बंदे शामिल होते हैं उन सब के मतलब सेलेक्ट होने के चांसेस इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ को चांस ही ना दिया जाए, सब के इक्वली चांस होते हैं। तो अब हम इन्हें 4 टाइप्स में डिवाइड करके फिर एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। पहले नंबर पे है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरे नंबर पे है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, तीसरे नंबर पे है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और 4th नंबर पे है क्लस्टर एरिया सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसमें ऐसा होता है कि एक सैंपल को चूज़ किया जाता है और उसमें से लाइक सपोज़ अगर हमारे पास 50 का सैंपल है, सैंपल साइज़ जो है हमारे 50 बंदे हैं, तो उसमें से हमने 15 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो किसी जिस पे भी नज़र जाए, जिस पे भी हाथ जाए, उससे 1 2 3 4 5 करके 15 को आप अलग कर लें। तो ये होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें कोई भी बंदा सिलेक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं होता कि किसी के सिलेक्ट ना होने के चांसेस हो। तो इसे कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। दूसरे नंबर पे है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। इसमें ये होता है कि एक सिस्टम डेवलप कर दिया जाता है कि हर कोई एक नंबर रखा जाता है कि बहुत ज़्यादा सैंपल्स होते हैं तो 10 20 25 रखा जा सकता है। अगर छोटा सैंपल साइज़ है तो 2-4 रखा जा सकता है। तो इसमें ये होता है कि अगर हमने सपोज 2 या 3 रखा है या 4 बंदे रखे हैं, तो इसमें हर 4 बंदे के बाद हमने एक बंदा सेलेक्ट करना होता है। लाइक एक पहला बंदा सेलेक्ट किया, फिर 4 बंदे छोड़ के 5वें नंबर पर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर 4 बंदे छोड़ के 9वें नंबर पे, फिर 4 बंदे छोड़ के 13 नंबर पे जो बंदा होगा, इस तरह से उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाता है। इसे कहते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में ऐसा होता है कि एक पॉपुलेशन होती है, लार्ज ग्रुप होता है, तो उसमें उसे हम सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो उससे जो सेलेक्ट किया जाता है वो उनकी लाइक जैसे आप एग्जांपल ले लें कि एज ग्रुप के से ना सेलेक्ट कर लिया जाता है कि 1 से लेके 20 तक एक ग्रुप में आएंगे, 20 से 30 तक 2 ग्रुप में आएंगे, दूसरे ग्रुप में 30 से 40 तक के एज के लोग होंगे वो तीसरे में आएंगे, 40 से 50 चौथे में आएंगे और 50 से 60 तक की उम्र के लोग 5वें ग्रुप में आएंगे। तो इसमें ऐसा होता है ग्रुप्स बना के, तो उसमें से फिर सैंपल के मुताबिक बंदे सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। इसमें ये होता है कि हर एज ग्रुप का बंदा हमारे सैंपल में शामिल हो जाता है। कोई भी ग्रुप का ऐसा नहीं रहता या कोई भी एज ग्रुप का बंदा ऐसा नहीं रहता जो उसमें शामिल ना हो। इसके बाद होती है क्लस्टर एरिया सैम्पलिंग। क्लस्टर एरिया सैम्पलिंग में ब्लॉक्स इन अ जोग्राफिकल जोग्राफिकल एरिया के बेस पर ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं। लाइक जैसे आप एरिया कर लें, मुल्तान का एरिया अगर सपोज़ आप कर लें, तो आप एक कहेंगे कि एक निश्तर का एरिया है, एक शाहरुख आलम का एरिया है, एक वापरा टाउन का एरिया है। तो इस तरह से एरिया वाइज बंदों को डिवाइड कर लिया जाता है या मतलब सैंपल को डिवाइड कर लिया जाता है और उसमें से हर सैंपल में से अपने सिलेक्टेड जो बंदे होते हैं उन्हें रैंडमली ले लिया जाता है। तो इस तरह से हर जो सेगमेंट का बंदा होता है वो रिसर्च में शामिल हो जाता है। इसका ये फ़ायदा होता है। नेक्स्ट हमारे दूसरे नंबर पे था नॉन प्रोबेबली सैम्पलिंग।
नॉन प्रोबेबली सैम्पलिंग को कन्वीनियंट सैम्पलिंग भी कहा जा सकता है। इसमें इस तरह का सैंपल लिया जाता है जो जिससे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना आसान होता है। इसमें 2 टाइप्स होती हैं, जजमेंट सैंपल और नंबर 2 है कोटा सैंपल। जजमेंट सैंपल में जो जजेस होते हैं या जो सैंपल लेने वाले रिसर्चर्स होते हैं वो अपनी जजमेंट को यूज़ करते हैं और वो ये देखते हैं कि इस सैंपल में से कौन कौन से जो बंदे हैं वो हमें रिक्वायर्ड हमारी जो रिसर्च है उसके मुताबिक आंसर करेंगे, तो ये उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं। और कोटा सैम्पलिंग में ख़ास एरिया या ख़ास जगह के लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है जिनसे सैंपल कलेक्ट करने में लगता है कि आसानी होगी और ये बेहतर दे देंगे। या एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड में भी डिवाइड किया जा सकता है कि नॉन एजुकेटेड को छोड़ दिया जाए और एजुकेटेड लोगों को शामिल कर लिया जाए कि ये ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें रिस्पॉन्ड करेंगे। इस तरह से ये कोटा सैम्पलिंग हो जाती है। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे। हमारा टॉपिक है डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग रिसर्च फाइंडिंग्स के डाटा को एनालाइज़ किया जाता है, क्वालिटेटिव रिसर्च के डाटा को और क्वांटिटेटिव रिसर्च के डाटा को। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उनकी जो रिपोर्टिंग होती है मॉडरेट और टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर यूजली एनालाइज द रिस्पॉन्सेस रिसीव्ड। जो टेस्ट को एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं लोग क्वालिटेटिव डाटा में, वो लोग जो हैं डाटा को उन्हें चेक करवाया जाता है, उन्हें रिपोर्ट किया जाता है। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो सुपरवाइज़र्स होते हैं जो रिसर्च कंडक्ट करवा रहे होते हैं वो उसे एनालिसिस करते हैं। रिसर्च रिपोर्ट में ब्रीफली एक्सेसिव समरी दी जाती है, रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, बॉडी होती है, इसमें मेथोडोलॉजी को एक्सप्लेन किया जाता है, रेफरेंसेस को भी डाला जाता है और फर्दर जो फ्यूचर के जो गैप्स रह गए होते हैं उन्हें भी बताया जाता है कि ये गैप रिसर्च में अब तक है और इसे नेक्स्ट फिल करने की ज़रूरत है। एथिक्स इन कंज्यूमर रिसर्च, इसमें कंज्यूमर रिसर्च में एथिक्स में इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि जो हमारा जो टॉपिक होता है वो बायस नहीं होना चाहिए। मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें भी बायसनेस होती है कि पहले से ही जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है वो डायरेक्शन को सेट कर देता है। अब जैसे अगर हम किसी से ये पूछें कि क्या प्रेसिडेंट जो हमारे अब हैं क्या वो अच्छा काम करेंगे, तो इसमें बायसनेस क्वेश्चन किस तरह से आ जाती है कि हम जो हमारे पूछने वाला बंदा होता है तो हम उससे ये सेट करके दे रहे होते हैं कि जो हमारे पिछले प्रेसिडेंट्स तो जो थे वो अच्छा काम नहीं करते थे, तो पीछे जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी वो अच्छी नहीं थी, तो क्या फ़र्दर होने वाली है, तो ये हमने बायस कर दिया है, उसे डायरेक्शन दे दिया है। लेकिन जबकि क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि मतलब होना चाहिए बजाय इसके कि ये पूछें कि क्या वो अच्छा काम करेंगे या पहले वालों की तरह रहेंगे। इस तरह से कि बजाय पूछा जाए कि क्या हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनसे अच्छा एक्सपेक्ट किया जा सकता है या अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता या उनसे क्या उम्मीद है। इसमें बायसनेस नहीं है, इसमें उनकी जनरल राय पूछी गई है, कोई अच्छी भी दे सकता है कोई बुरी भी दे सकता है। इस तरह से जो हमारे क्वेश्चंस हैं होते हैं रिसर्च के उन्हें डायरेक्शनल नहीं होना चाहिए कि आप रिसर्च जो डाटा प्रोवाइड करने वाले लोग हैं जो पॉपुलेशन है या सैम्पल है तो उन्हें डायरेक्शन नहीं देनी चाहिए कि वो हमारी डायरेक्शन से चले, ये नहीं होना चाहिए। नंबर 2 पे अवॉइड अननेसेसरी लॉन्ग इंटरव्यूज़ को अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए कि जो समझने में मुश्किल हों, ज़्यादा देर के नहीं होने चाहिए कि दूसरा बंदा थक जाए, कुछ मिनट्स के हों, इससे ज़्यादा ना हो। इसमें और तीसरे नंबर पे इन्फॉर्म कंसेंट है वो साइन करवाने चाहिए जिसमें जो रिसर्चर हैं वो अपना इंट्रोडक्शन भी देते हैं और अपना इंट्रोडक्शन ब्रीफ देना चाहिए, साथ में वो अपनी रिसर्च का पर्पस बताते हैं और वो ये साथ में साइन करते हैं कि और अहद एक तरह का करते हैं कि हम आपकी रिसर्च को मिसयूज़ नहीं करेंगे, कहीं और इसका डाटा यूज़ नहीं करेंगे। 4th नंबर पे कि जो इंटरव्यूअर होता है जो दे रहा होता है जो सैंपल होता है तो उसे उसके डाटा को यूज़ करते हुए उसे ब्लैकमेल नहीं
किया जा सकता, ये भी रिसर्च के एथिक्स के ख़िलाफ़ होता है। तो और डाटा को सॉल्व भी नहीं किया जा सकता, प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है रिसर्चर को। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।